In this video, we discuss literary analysis and figurative analysis of the novel Famished Road, written by Ben Okri, Nigerian British writer. So let's discuss the use of symbols, allegory and motifs in the novel. The false death. ये जो question है, Azaro's clairvoyance. Clairvoyance means divining, जो उसने मर जाना है. ये बहुत सिवियर है और लाइफ थ्रेटनिंग है थ्रू आउट द स्टोरी, क्योंकि ये अभी को चाइल्ड है और इसने बहुत ही अडल्टहुड से पहले ही बहुत जल्दी इसने चला जाना है. तो ये एक क्वेश्चन है स्टोरी के अंदर जो फॉल्स डेथ है. मींस वो बंदा मरा नहीं है लेकिन मौत उसके साथ एसोसिएट या कनेक्ट कर दी गई है. और एक मर्तबा तो ऐसा हो चुका है कि वो एक बहुत ही बड़ी फ्यूग किस्म की और बड़ी ब्लैकआउट किस्म की एक स्टेट से गुजरा है, जिसमें वो ऑलमोस्ट उसको मरा हुआ समझा गया था और उसको कफिन में डाल भी दिया गया था, लेकिन फिर वो उसमें जाग गया. उसके वालिदैन जो है वो बिलीव कर रहे थे कि ये मर चुका है और एक ट्रेडिशनल किस्म का लॉस ऑफ सोल हो चुका है और एक सफरिंग है, परेशानी है जो अब गुजरना है, क्योंकि वो अभी को चाइल्ड था, उसने चला ही जाना है. तो उनके जो वर्ल्ड व्यू है और उनके पर्सपेक्टिव में जो भी शख्स जिसमें स्पिरिट्स हैं या स्पिरिचुअल वर्ल्ड में उसका कनेक्शन है या वो गवर्न करता है रूहों को या स्पिरिट्स को, तो वो सोल ऐसा है जिसने डिस्ट्रैक्ट हो जाना है और जिसने वापस चला जाना है अनदर डायमेंशन में, उस अपनी दुनिया में वापस चला जाना है. और वो अपनी ये जो एक वर्ल्डली प्रेजेंस है उसकी दुनिया की या उसकी बॉडी की, वो एक नई डायमेंशन में चली जाएगी और उसके बारे में दोबारा कभी बात नहीं होगी और वो कभी लौट के नहीं आएगा. बेसिकली वो मर जाएगा. तो वो हालांकि जिंदा है लेकिन उसने एक बार एक फॉल्स डेथ एक्सपीरियंस कर ली है और प्लस उसके जिंदा होने के साथ ही उसकी मौत एसोसिएट की गई है कि जो भी उसको देखता है वो जब उसकी कनेक्टिविटी विद द स्पिरिचुअल वर्ल्ड करता है तो वो कहते हैं कि ये बेशक जिंदा है लेकिन इसने बहुत जल्द इस दुनिया से चला जाना है. ये जिस तरह आग ही का अजाब होता है ना, जिस तरह ये सजाए मौत के कैदी जो होते हैं तो उनको जब बता दिया जाता है कि आपने फलां महीने में फलां डेट को मर जाना है, तो वो उस डेट को उन्होंने मरना है या नहीं मरना वो पहले ही मर जाते हैं, क्योंकि हर आने वाले दिन उनकी मौत उनको करीब आते नजर आती है. तो हम जो जिंदा हैं मौत का तो हमें भी नहीं पता, लेकिन हमें कम से कम आग ही का अजाब नहीं है. फॉर एग्जाम्पल मुझे अभी बता दिया जाए कि मैंने 60 साल बाद मरना है, तो हो सकता है मैंने वैसे 60 साल ना जीना हो, लेकिन वो जो मुझे एक एग्जैक्ट डेट पता लग जाएगी कि फलां सन के फलां साल और फलां महीने में मैंने मर जाना है, तो वो मेरा हर आने वाला दिन जिंदगी में से एक मैं ऐसे समझूंगा कि जैसे मैं मौत के करीब जा रहा हूँ. तो नॉर्मली ये जो हमें नहीं पता कि हमने कब मरना है, इसी में ही बेसिकली जिंदगी छुपी हुई है. सो ये बहुत ज्यादा एक सिंबलाइजेशन का एलिमेंट है इसके साथ कि अजारों की जो रिजिलियंसी है और जो एक सबलाइम एनकाउंटर्स हैं उसके जो स्पिरिचुअल वर्ड्स के साथ हैं, उसकी जो इंटेंसिटी है वो उसका कनेक्शन स्पिरिट वर्ल्ड के साथ या स्पिरिट रियल्म के साथ जोड़ते हैं और वो विलिंगली लाइफ के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहता है और दुनिया में रहना चाहता है. और वो इवन अपनी पर्सनल लाइफ को रिस्क पे भी डालता है और सफरिंग और परेशानियों से और मसलों से भी गुजरता है कि वो अपनी उस दुनिया में रहना चाहता है, क्योंकि वो एक जंग लड़ रहा है स्पिरिचुअल वर्ल्ड के साथ और वो नहीं मरना चाहता और नहीं जाना चाहता. तो ये एक हमें रीबर्थ का एक इसमें फिनोमेना नजर आता है कि जिस तरह वो एक बार मर चुका था लेकिन दोबारा जिंदा होकर इस दुनिया में आया है. सो ही अगेन रेजेस फ्रॉम द डेथ, कि कफिन में उसको डाल दिया गया था और उसके वालिदैन भी समझ रहे थे कि ये मर गया, लेकिन वो फिर भी बच गया और उस दुनिया में वापस आया है. सो ये एक सिंबल है जिसको हम ले सकते हैं कि फॉल्स डेथ का. देन दी एंटी फादर मींस उसका बाप जो है वो बहुत जालिम इंसान है, कोई इतना काइंड आदमी नहीं है और वो डिफिकल्ट किस्म के एक्सपीरियंसेस से गुजरा है और वो ये समझता है कि ये जो अजारू है ये बेसिकली फैमिली के लिए एक मसले और परेशानी का बायस है और उसकी वजह से फैमिली के लिए हार्डशिप्स हैं और वो कोई स्टेबिलिटी या सपोर्ट नहीं दे रहा फैमिली को. और अजारू का जो बाप है वो बड़ा डिमांडिंग है और बड़ा जालिम है और वो जब जिस वक्त नशे में चला जाता है, जिस वक्त शराब पी लेता है, तो वो अपने बच्चे उस अजारू को मारता भी है. तो अजारू उस पूरी सिचुएशन का एक विक्टिम बना हुआ है और अजारू का बाप ये कहता है कि ये हमारी जो रेपुटेशन खराब हुई है और पूरा हमें जो मसाइल का सामना है ये बेसिकली अजारू की वजह से है, क्योंकि अजारू की जो स्पिरिट्स हैं वो आती हैं और वो गांव में लोगों को परेशान करती हैं और उनको हरास करती हैं, डराती हैं, जबकि असल में अजारू का बाप जो है वो अपनी परेशानियों का खुद जिम्मेदार है और जितने भी नेगेटिव किस्म के इफेक्ट हुए कम्युनिटी में, क्योंकि वो तवज्जो नहीं देता और बिल्कुल अय्याश किस्म का आदमी है और उसने इन्फेक्ट किया हुआ है, प्लेग किया हुआ है अजारू की मेंटल हेल्थ को, अजारू बेचारों को भी परेशान किया हुआ है. मडाम कोटो का जो कैरेक्टर है नेचुरली अजारू एंजॉय कर रहा है, वो घर से निकलता है और वो उसकी कंपनी में रहता है मडाम कोटो की, और उसको पता ही नहीं है कि उसने किधर जाना है, लेकिन फिर आखिर में उसको इनविटेशन मिलता है और वो विजिट करता है मडाम कोटो को. और मडाम कोटो जो है वो चाह रही है कि वो एक गॉड मदर के तौर पे खुद को प्रेजेंट करती है, लेकिन असल में वो उसकी स्पिरिचुअल जो है एबिलिटीज उनसे फायदा उठाना चाह रही है और वो अलाउ करती है उसको अपने साथ रहने के लिए. और जितने भी गांव में पावर वाले लोग हैं या जिनके पॉलिटिकल कनेक्शंस हैं उनको वो अपना खादिम
रिप्रेजेंट करती है और उनकी सर्विस में रहती है और उनसे फाइनेंशियल और ट्रांजैक्शनल बेनिफिट्स लेना चाहती है। और ये जो मैडम कोटो का कैरेक्टर है ये सिंबलाइज कर रहा है कि कम्युनिटी के अंदर ऐसे एस्पेक्ट्स भी हैं अदर देन हजारों, जो हजारों ने घर के अलावा भी एक दुनिया देखी है कि लोग किस तरह दुनिया में घूमे और पैसे के पीछे पड़े हुए हैं। घर में तो हालांकि एक एलिमेंट ऑफ पैट्रियार्ची है, वो देख रहा है कि उसके वालिद का कंट्रोल है और उसकी वालदा सिर्फ एक घरेलू खातून के तौर पे रह रही है। लेकिन जब वो कोटो के बार में जाता है तो उसको नजर आता है कि एक मैट्रियार्चिकल किस्म का एनवायरनमेंट भी है जिसमें खवातीन पावरफुल हैं और एम्पावर्ड हैं और काम कर रही हैं और पैसा कमा रही हैं और सोसाइटी में अपना एक रोल उन्होंने किया हुआ है। तो इससे हजारों के जो एस्पेक्ट्स हैं लाइफ के बारे में और उसकी इनोसेंस खत्म हो रही है, वो बहुत जल्दी मेच्योर हो रहा है और वो अपने घर पे नहीं है और वो सीख रहा है। और एक सिस्टमेटिक किस्म का जो इनजस्टिस हो रहा है वो बड़ा बॉदर कर रहा है और बड़ा परेशान कर रहा है और ट्रबल्स क्रिएट कर रहा है उसकी फैमिली के लिए। हजारों का जो बाप है जब वो बॉक्सिंग स्टार्ट करता है तो एक फाइट को जीतता है जिसे उसका नाम रख देते हैं ब्लैक टाइगर। तो ब्लैक टाइगर भी एक सिंबॉलिकली या एलिगोरिकली एक मोटिव के तौर पे लिया गया है इस नॉवल में। तो हजारों का बाप जब फाइनली रियलाइज करता है कि वो फाइट करना चाहता है, बॉक्सिंग करना चाहता है, तो हजारों स्पिरिट्स को या रूहों को बुलाता है और वो प्रैक्टिस करती हैं उसके बाप के साथ बॉक्सिंग की फाइटिंग। और ये एक स्ट्रेंज किस्म का रिवर्सल है और एक कॉमन किस्म की थीम है जो बार बार रिपीट हो रही है, जिसमें हमें स्पिरिचुअल एलिमेंट नजर आता है नॉवल के अंदर। और वो एक बूढ़ा आदमी है फिर भी वो ट्रेनिंग कर रहा है बॉक्सर की तरह, और एक यंग स्पिरिचुअल सी बर्ड है जिसको ट्रेनिंग करने में हेल्प भी कर रही है और वो डीमंस को फाइट करता है उसके अंदर। वो एक बूढ़ा आदमी है लेकिन वो लड़ रहा है रूहों के साथ और बदरूहों के साथ, और एक एक्सपर्ट किस्म के जीनी किस्म के जिन लोग हैं और विजिट्स हैं जिनके साथ वो लड़ रहा है। और ये जो फाइटिंग स्किल्स वो डेवलप करता है उन डीमंस के साथ, उन जीनीज के साथ या जिनों के साथ, बड़ा इंटरेस्टिंग सिंबल है ये। और उसका बाप एक्सपीरियंस करता है कि उसकी आइडेंटिटी चेंज हो गई है और वो एक मतलब नॉर्मल आदमी से ब्लैक टाइगर के नाम से वो जानने लगे, उसको लोग जानने लग गए। और एक फैमिली के अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन का एलिमेंट सिग्नल होता हुआ हमें नजर आता है और उससे उसकी जिंदगी में जो एलिमेंट ऑफ सक्सेस है उसके साथ जो एलिमेंट ऑफ फुलफिलमेंट है वो कनेक्ट हो गया है और उससे उसकी जिंदगी में थोड़ा सा सुकून आना शुरू हो गया कि वो जो वायलेंस करता था वो वायलेंस उसने थोड़ी सी उसको एक डायरेक्शन दे दिया, उसको फाइट्स में कन्वर्ट कर दिया। और फिर वो अपने जीतने से जो जुआ जीतता है और उससे जो पैसे आते हैं तो उसकी फैमिली के हालात थोड़े से अच्छे होना शुरू हुए हैं। तो एलिगोरी ऑफ पावर इन्वर्जन, एलिगोरी बेसिकली सैम्बल्स होते हैं या ये मेटाफर रिलेटेड एक चीज है। सो नॉवेल्स जो है उसमें हम देख सकते हैं कि पावर इन्वर्जन की एक एलिगरी है घर के अंदर। जो साइकोलॉजिकली अज़ारो जो है वो उनके घर में मेन बंदा है, अल्फा है उस फैमिली का, और उसका फादर जो है उसका वो विक्टिम भी बना हुआ है, उसका बाप उसको मारता है। सो ये सबकॉन्शियसली अज़ारो के एक्सपीरियंसेस जो है उनको ब्रॉड कर रहे हैं और वो जो एक सब्लिमिटी का या डिविनिटी का या एक वर्जन है उसके अंदर जो कि एक स्पिरिचुअल वर्ड का है और रियलिटी के साथ जो उसका एक कनेक्शन है, तो वो बाप के साथ उसकी जो ये अंडरस्टैंडिंग है रियलिटी और स्पिरिचुअलिटी, उसके अंदर एक नैरो किस्म की उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है कि हालांकि वो कनेक्टेड टू दी स्पिरिचुअल वर्ल्ड है लेकिन दुनिया में उसको किस तरह मतलब इनह्यूमनली ट्रीट किया जा रहा है जब बाप नशे में आके उसको मारता है, जो उसकी चीजों का ख्याल नहीं रखता और फिर उसको कोसता रहता है और सारे इल्जाम जो मसले हैं उसके ऊपर लगाता है कि अज़ारों की वजह से सारे मसले हैं। और इससे अज़ारों में एक ग्रीवांसेस डेवलप होते हैं, एक सीरियस किस्म की एक सोबरिटी उसके अंदर आ रही है और एक सोलमनेस उसके अंदर आ रही है जिसके अंदर वो परेशान रहता है और वो उन ग्रीवांसेस का रिड्रेसल करवाना चाहता है, बेसिकली तज़किया करना चाहता है या अजाला करवाना चाहता है। तो ये एक्सप्लेन करता है कि उसके बाप ने एक ऐसा रोल प्ले किया है जिसमें अज़ारों को एक विक्टिम के तौर पे दिखाया गया है और एक फिजिकल चैलेंज के तौर पे दिखाया गया है कि उसने पंचिंग बैग बनाया है अज़ारों को, जब तक कि उसका बाप खुद नेगेटिव एस्पेक्ट्स और ये चीजें जो हैं इनको छोड़ के और जो केओस है इसको छोड़ के जो एंग्री स्पिरिट्स का एलिमेंट है घर के अंदर अमन सुकून लाने के लिए, रिस्टोर करने के लिए वो खुद एक फाइटिंग वाली साइड पे और बॉक्सिंग वाली साइड पे नहीं जाता, तब तक ये मसले चलते रहते हैं। सो अज़ारो जो है जब उसका बाप बॉक्सिंग शुरू करता है और वो अज़ारों की स्पिरिट्स उसको हेल्प करना शुरू करती हैं और वो फिर ईविल्स के साथ एक जो बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करता है तो उससे घर के अंदर एक एलिमेंट ऑफ पीस शामिल होना शुरू हो जाता है क्योंकि अभी अज़ारो और उसका बाप मिलके एक काज के ऊपर काम कर रहे हैं। नाउ वी डिस्कस द यूज ऑफ मेटाफर्स एंड सिमिलीज इन द नॉवेल। द शाइनिंग ऑफ गॉडेस, अज़ारो डिस्क्राइब करता है एक कोई गॉडेस है जिस तरह देवता होते हैं और देवियां होती हैं, तो उसकी चमकदार आंखें हैं जो डायरेक्टली वो कंपेयर कर रहा है जैसे कि आंखों के अंदर कोई चांद है या चांद की तरह के कोई पत्थर है जो चमक रहे हैं, जिसको सिमिली के तौर पे लिया गया है। तो एक पर्टिकुलर सिमिली है जो ट्रिगर करती है या प्रेसिपिटेट करती है और अपील करती है रीडर्स की इमेजिनेशन को कि रात को जो चीजें चमक रही हैं और जिनकी वजह से रोशनी है बेसिकली वो गॉडेस की चांद की तरह कोई आंखें हैं या देवी की आंखें हैं जिनकी वजह से एक शाइनिंग और एक चमक नजर आ रही है हमें। अगेन वही माफाकुल फितरत या स्पिरिचुअल किस्म की एक नेचर दिखाई गई है। द घोस्ट बॉयज अपीयरेंस, ये एक और एडिशन है
अकॉर्डिंग टू द नैरेटर रूम के अंदर जो कि उसने एक डिस्क्राइब की है सिमिली और एक अटेंशन और अट्रैक्शन डेवलप करने की और फैसिलिटेट करने की कोशिश की है कि एक लड़के की रूह है या घोस्ट है जो कि आई है अजारो के कमरे में, क्योंकि अजारो स्टोरी का नैरेटिव है। और अजारो जो है वो कंपेयर करता है उस घोस्ट को कि ये कोई ब्लूइश किस्म की एक हेज है, एक मिस्ट है, एक फॉग सी है, ये क्लाउड है जो इमेजरी को मजीद एनहेंस कर रही है। और वो इस तरह कि द घोस्ट ऑफ द बॉय वाज अप ऑन द सीलिंग लाइक अ परपेचुअल ब्लूइश हेज। लेकिन इसको सिमिली के तौर पे लिया गया है। देन साइज ऑफ द स्लीपिंग मैन, अजारो कंपेयर करता है एक स्लीपिंग आदमी को जो कि कुर्सी के ऊपर है और वो एक उसको जायंट के तौर पे ले रहा है, जिस तरह के फेरी टेल्स में और कहानियों में एक ह्यूज और मैसिव किस्म के और इनॉर्मस किस्म के जायंट्स होते हैं उनसे। और जो जायंट है उसको उसने यूज किया है मेटाफोरिकली और एट्रीब्यूट की है कोलोसल और जाइजेंटिक किस्म की क्वालिटीज ऑफ साइज विद द मैन स्लीपिंग ऑन द चेयर। सो द मैन स्लीपिंग ऑन द चेयर वाज लाइक अ जायंट इन फेरी टेल्स। कोई एक बंदा है जो कुर्सी के ऊपर लेटा हुआ था और वो ऐसे लग रहा था जैसे कि कोई फेरी टेल के अंदर कोई जायंट, कोई हेवला सा और कोई बहुत ही बड़ा सा कोई एक जिस्म पड़ा हुआ है। द हैंगिंग आर्म ऑफ द नैरेटर्स फादर, अजारो के बाप को पुलिस पकड़ लेती है और मारती है क्योंकि उसने कोई दंगे फसाद हैं या राइट्स हैं जिनमें पार्टिसिपेट किया है। तो अजारो डिस्क्राइब करता है कि जो उसके बाप का हाथ है जो कि लटक रहा है और वो एक अपेंडेज है, एक अटैचमेंट है, ये एक एसेसरी के तौर पे लिया गया है जो कि अभी खत्म हो गया। ये मतलब कि वो बंदा खुद जिंदा है और उसका हाथ खत्म हो गया, ये मर गया है। So there was an ugly cut on his forehead, bruises on his face, and his arm hung beside him like a deceased appendage. Means कि वो खुद जिंदा है लेकिन ये बाजू खत्म हो गया, मर गया है, फालिज ज़्यादा हो गया। The playful nature of the children, अजारू डिस्क्राइब करता है कि सिमिलीज में तस्वीरी शक्ल में वो रिप्रेजेंट करता है और कंपेयर करता है कि उसके जो पेरेंट्स हैं और वो खुद को जानवरों से तशबीह देता है और वो खुद को मतलब कि स्क्विरल जिस तरह की गुलेरी होती है और एज ए मेटाफर फॉर द चिल्ड्रन प्लेफुल नेचर के, जिस तरह बच्चे खेलते हैं और कोई कहता है कि तुम घोड़ा बन जाओ और मैं बिल्ली बन जाता हूँ या मैं तोता बन जाता हूँ, इस तरह की वो एक कहानी की रिफ्लेक्ट की है। और वो खुद को कहता है कि वो खरगोश की तरह है, जिस तरह मतलब ही लुक लाइक अ रैबिट। सो एक मेटाफर है फॉर हिज ओन वल्नरेबिलिटी, उसकी कमजोरी कह सकते हैं, ये उसकी हेल्पनेस कह सकते हैं कि वो मतलब खुद को उसने खरगोश का है, मतलब एक बिल्कुल बेजरर सा जानवर जो मतलब हर कोई उसको नुकसान पहुंचा सकता है लेकिन खरगोश बेचारा कुछ नहीं कर सकता। तो द चिल्ड्रन वर लाइक स्क्विरल्स, बिल्कुल मासूम छोटे छोटे जानवर, एंड आई रिजेंबल्ड अ रैबिट, बिल्कुल बेजरर सी चीजें उसने रिफ्लेक्ट की। नाउ वी डिस्कस द एलिमेंट ऑफ आयरनी इन द नॉवल, द आयरनी ऑफ स्पिरिचुअलिज्म। स्पिरिचुअलिज्म जो एक ड्रामेटिक आयरनी है क्योंकि ये इंप्लॉय कर रही है कि वहां पे स्पिरिचुअल फोर्सेस मौजूद हैं और जो कि अंडरनीथ सरफेस के अंदर रियलिटी में मौजूद हैं लेकिन लोग उनको देख नहीं सकते। और ये एक ऐसा फैक्ट है जो अजारू को पता है और वो देखता है और उसको नजर आती हैं चीजें, और वो एक लेवल ऑफ ड्रामा ऐड कर रही है लाइफ के अंदर कि वो भी इन रूहों का या इन स्पिरिट्स का मुकाबला नहीं कर सकता अगर उसको फैमिली की सपोर्ट नहीं होती और कम्युनिटी की सपोर्ट नहीं होती। और बेसिकली वो रूहें आ रही हैं और रियलिटी के इस तरह के एक्सपीरियंसेस हैं जो उसको साथ लेके जाना चाहती हैं लेकिन वो फिर भी बच जाता है और उनके साथ नहीं जाता और वो फैमिली के साथ जिंदा है। तो ये एक अफ्लिक्टेड, एक डिस्ट्रेस्ड किस्म की एक ड्रामेटिक आयरनी है और एक सिचुएशनल आयरनी भी है जो बार बार रोस्ट है और बार बार हमें नजर आती है क्योंकि जो पॉइंट ऑफ व्यू है अजारू का वो बड़ा कंसिडरेबल है क्योंकि वो इस दुनिया से बिलोंग ही नहीं करता, वो डिविनिटी से या स्पिरिचुअल वर्ल्ड से बिलोंग करता है। और इस नॉवल से हम मिसाल के तौर पे ये भी ले सकते हैं कि लोग भी उसको अच्छा ट्रीट नहीं करते और तमाम जो स्पिरिचुअल एलिमेंट्स हैं ये गांव के अंदर जितने भी मसाइल हैं, परेशानी है, तो वो अजारू के साथ कनेक्ट करते हैं कि बेसिकली ये जो रूहें मौजूद हैं यहाँ पे, ये स्पिरिचुअल एलिमेंट्स, ये स्पिरिचुअल बीइंग्स मौजूद हैं, ये अजारू की वजह से मौजूद है और उनकी वजह से मसाइल है। द वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, अजारू की जो फैमिली है वो भी एक आयरॉनिकली वोट ऑफ कॉन्फिडेंस देती है कि ठीक है ये भी मर गया है और ये भी इसको दफना दो, जो एक वो कैस्केट ये कफिन में उसको ये कंसिडर किया जाता है कि ये मर चुका है और उसको दफनाने वाले होते हैं। लेकिन एक बहुत लंबी एक स्पिरिचुअल एपिसोड चलती है और वो उन स्पिरिट्स के साथ फाइट करता है और उस दुनिया में वापस आ जाता है, यानी कि अपनी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाने से एक बार बच जाता है, मरने से बच जाता है, दोबारा जिंदा हो जाता है, उसकी रीबर्थ होती है। तो ये जो ब्लैंकनेस है ये स्टेट करती है या उसका जो एक सोल है वो डिपार्ट कर चुका था, मर चुका था, जा चुका था या जाने के मराहिल में था, लेकिन फिर वो वापस आता है, उसकी जिस्म में वापस उसकी रूह आ जाती है और वो अपने वालिदैन से मिलता है और वो फिर डिसाइड करता है कि वो वापस आ नहीं रहा था, बस वो आ गया है और उनके साथ अभी रहना चाहता है और वो उसको अभी दफनाने ही वाले होते हैं कि वो जाग जाता है। ये भी एक आयरनी के तौर पे लिया गया है कि अजारू की जो रेजिलियंस है रीबर्थ के लिए कि वो इतना इस दुनिया में रहना चाहता है कि वो मौत से भी लड़के वापस आ गए। और फिर ये थोड़ी सी इस तरह की भी एक रिफ्लेक्शन देता है कि जिस तरह उसके वालिदैन तो हिम्मत हार चुके थे और वो उसको दफनाने वाले थे, यानी कि वो भी उसको भेज रहे थे उस दुनिया में लेकिन उसको सपोर्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन वो फिर भी
डेथ को अबेंडन करके वापस दुनिया में आ गया और दोबारा जिंदगी में आ गया। दी एंग्री फादर, सो अजारू एक स्पिरिचुअल इंसाइट है उसकी, और वो अपने बाप का विक्टिम है, उसका बाप उसको मारता है, उस पर जुल्म करता है। तो जब भी उसका बाप अपसेट होता है उसको मारता है, और जब भी वो शराब पीता है तो उसको मारता है। तो उसके वालिद का जो गुस्सा है वो बहुत ही आयरॉनिक है, क्योंकि वो ड्राइव करता है बिहेवियर को, और जो कि लिटरली एक सेल्फ डिफीटिंग किस्म का है। तो बेसिकली वो खुद हारा हुआ इंसान है, लेकिन अपनी हार का जो इल्जाम है वो दूसरों पे लगाता है और अपना गुस्सा जो है दूसरों पे ठंडा करता है। तो बेसिकली उसके जितने भी पैसे के मसाइल हैं, और वो जो सारे पैसे शराब में उड़ा देता है और फजूल सी चीजों में उड़ा देता है, तो फिर उसका जो गुस्सा है वो भी मिसप्लेस्ड किस्म की एक चीज हमें नजर आती है कि वो मसला कोई और है लेकिन गुस्सा निकालता कहीं और पे है। और एक बड़ा गहरा और बड़ा डीप इनजस्टिस है कि उसको गुस्सा होने के लिए उसके पास बहुत सारी रीजंस हैं, लेकिन वो फिगर आउट नहीं कर पाता कि वो मतलब गुस्सा किस वजह से और गुस्सा निकाल किस पे रहा है। तो वो ऑफन मतलब कि अक्सर जो है अपने जो गुस्से की वजह है वो दूसरे लोगों को ब्लेम करता है और सिचुएशंस क्रिएट करता है और बहाने बनाता है, और वो कहता है कि मतलब कि ये इस वजह से ये मसला नहीं बना, जबकि ये उस वजह से ये मसला बना। यानी कि अजारू और मुख्तलिफ किस्म की मतलब ब्लेम गेम करता है वो, दूसरों को अपनी गलतियों का जिम्मेदार ठहराता है। ये एक आयरनी के तौर पे है। द डेस्पिरेशन ऑफ पॉवर्टी, सो मडाम कोटो का जो बार है वो अजारों को एक मेथड ऑफ अंडरस्टैंडिंग देता है कि वो समझता है अपनी गुर्बत को, कि वो देखता है कि घर में एक पेट्रियार्चिकल रोल है कि हमारे वालिद ने सारी चीजें कंट्रोल की हुई है और अम्मा जो है बहुत परेशानी में और मसलों में है, और यहाँ पे एक खातून है जो कि मैट्रियार्चल किस्म की एक कैरेक्टर के तौर पे है, और वो किस तरह अपने जनाब बिजनेस को फैला रही है और उसकी कितनी लाइफ जबरदस्त है। तो उससे पॉवर्टी अंडरस्टैंड करने में हेल्प होती है, जो कि मतलब पैसे वाले लोग आते हैं तो इनको खाने के पैसे नहीं है और लोग उधर शराब में पैसे उड़ाने आते हैं, इस किस्म का एक एलिमेंट है। और वो देखता है कि लोग आते हैं और लोग उधर हैं जो सिर्फ पैसे के पीछे हैं, और उन लोगों के पास पैसा होने की वजह से सोसाइटी में गुर्बत है, यानी कि जो एक इकोनॉमिक इम्बैलेंस है। और वो ये रियलाइज करता है कि इंटेंस किस्म की सफरिंग है उसके अंदर गुर्बत की, और जो उसको एक साइकोलॉजिकल डिप्रेशन में भी लेके जाती है, और वो हर वक्त प्री ऑक्युपाइड रहता है। और वो अपने बाप के बारे में सोचता है कि किस तरह फ्रिवलसली या बहुत ही एक प्लेफुल अंदाज में या फजूल खर्ची करता है उसका बाप। तो बुनियादी तौर पे वो बेसिकली रिजेक्ट कर रहा है एक कांस्टेंट किस्म की पैनिक और एक मसले को जो पैसे के बारे में है, और उसके अंदर जो एक टेरर है, खौफ है कि पैसे का एक जो ये बिंग और पर्च का साइकिल है, यानी कि पैसे की जो रेल पेल है, आना है और फिर पैसे का खर्च हो जाना है, इसने किस तरह उसकी फैमिली को गरीब रखा हुआ है। बहुत मुश्किल से कमाया हुआ पैसा बहुत आसानी से उसका बाप उड़ा देता है और उसकी फैमिली सफर कर रही है। बिंज पर्च को हम इस तरह ले सकते हैं कि एक ऐसा साइकिल के जिससे पैसा एलिमिनेट होता है, जल्दी जल्दी खत्म हो जाता है। द फाइटिंग हीरो, अजारों की फैमिली की जो लाइफ है या उसकी जो किस्मत है वो बदल जाती है जब उनका बाप ये डिसाइड करता है कि वो बॉक्सर बनेगा और फाइटिंग स्टार्ट करेगा। अब अजारों खुद तो लड़ नहीं सकता अपने बाप के साथ ताकि वो प्रैक्टिस करे और उसकी स्किल्स इंप्रूव हो और वो ट्रेनिंग करे अपनी। सो वो जो है वो बुलाता है, समन करता है घोस्ट को, रूहों को, बदरूहों को, और वो जो डेविल्स हैं, जो शैतान हैं और जो जीनीज हैं उनको बुलाता है, और वो फिर उसके वालिद के साथ लड़ते हैं। उनको जो अजारू का बाप है वो फाइटिंग प्रैक्टिस करता है और अपनी स्किल्स डेवलप करता है बॉक्सिंग की, और फिर वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक एब्यूसिव मैन से एक हीरो के तौर पर, मतलब जो गालियां निकालता रहता है, गुस्से में रहता है, हर वक्त मारपीट करता रहता है, उससे वो एक हेरोइक और एक क्लासिक किस्म की फिगर बन जाता है कम्युनिटी में, क्योंकि वो एक बॉक्सर बन गया है। और फिर वो डीमन से फाइट करना जानता है, जिनों से लड़ना जानता है, रूहों से, बदरूहों से लड़ना जानता है, और फिर कम्युनिटी एक अनसीन बेस से एक अनोखे अंदाज में देखती है कि किस तरह वो जो बदरूह हैं उन्हें ट्रबल में डाल रही हैं, बॉदर करती हैं, परेशान करती हैं, अफ्लिक्ट करती हैं, और अभी ये जो बंदा है जो बॉक्सर है ये उन रूहों से लड़ेगा। तो उसको हीरो के तौर पे लिया जाता है क्योंकि वो बड़ी खतरनाक किस्म की उसमें क्वालिटीज हैं, और वो भी बड़े प्रोडक्टिव वे से उन डीमंस के साथ और उन स्पिरिचुअल एलिमेंट के साथ लड़ रहा है और फाइट कर रहा है और अपने गांव को बचा रहा है, और जिससे आखिर में स्टोरी के आखिर में दिखाया जाता है कि एक पुरअमन और एक बड़ा सुकून का माहौल भी हमें नजर आता है। नाउ वी डिस्कस द इमेजरी इन द नॉवल। तो जो पुअर कम्युनिटी है उसको एज ए इमेजरी रिप्रेजेंट किया गया है, और ये सजेस्ट करती है और रीअफर्म करती है डिस्क्रिप्शन ऑफ अज़ारुस विलेज के किस तरह के लोग हैं वहाँ पे। ट्राइबल कम्युनिटी है अफ्रीका की जो कि प्लेग्ड है और पॉवर्टी में बिल्कुल इन्फेक्टेड है और डूबी हुई है गुर्बत में और बीमारी में, और जो फैमिलीज हैं वो सीरियस किस्म के प्रॉब्लम्स फेस कर रही हैं और उनके पास कोई वसाइल भी नहीं है कि वो उन मसाइल को हल कर सके। और कम्युनिटी जो है वो हल्के हल्के स्लाइड कर रही है और उन पे केओस और परेशानियां और मसले बढ़ते जा रहे हैं। और अज़ारों का जो एक्सपीरियंस है स्पिरिचुअल वर्ल्ड का किसी न किसी तरीके से वो भी रिफ्लेक्ट हो रहा है कि वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो है कम्युनिटी को दे रहा है स्पिरिट्स के बारे में, और वो उस कम्युनिटी को बचाने की कोशिश कर रहा है। और जो कम्युनिटी है उसके अंदर बहुत ज्यादा बहुत राइट किस्म की और बहुत डिटेल्ड किस्म की
और बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल एक्टिविटी है, क्योंकि फैमिलीज डेस्परेट हैं और परेशान हैं, और वो ये समझती हैं कि हमारी सारी परेशानी और हमारे सारे मसले बिकॉज ऑफ दी स्पिरिचुअल एक्टिविटी। द स्पिरिचुअल रियल, हजारों जो है उसका एक बहुत यूनिक रिलेशनशिप है स्पिरिचुअल दुनिया के साथ। और हालांकि कम्युनिटी के अंदर भी ऐसे लोग हैं जिनका स्पिरिचुअल चीज़ों के साथ या एंटिटीज के साथ ताल्लुक है, और उनको अक्सर रूहें और बदरूहें नजर आती रहती हैं। और हजारों बेसिकली हर वक्त ही उसको, क्योंकि उसका स्पिरिचुअल वर्ल्ड के साथ कनेक्टेड है, क्योंकि वो एक अबीकू चाइल्ड है, तो उसको तो ये रूहें और बदरूहें हर वक्त नजर आती हैं। लेकिन सोसाइटी में और लोग भी हैं जिनको कभी कभी कम्युनिटी में ये चीजें नजर आती हैं। जिस तरह के एक एडी का कैरेक्टर है जो कि इसका दोस्त है। तो नॉवल से हमें पता लगता है कि ये इमेजरी के तौर पे दिखाया गया है कि हजारों की जिंदगी में बहुत मसले हैं और बड़ी हॉरिफाइंग किस्म की उसकी जिंदगी है, और बहुत एक हॉरर की जो टोन है वो कंटिन्यूड उसकी जिंदगी में हमें नजर आती है। चूंकि हजारों के पास जो सब्लाइम एलिमेंट्स हैं जो उसके जहन के अंदर हैं, ये वो जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो उनसे ज्यादा पावरफुल है या उनके ऊपर उसका कंट्रोल है, क्योंकि एक बार वो डेथ को डिफाई भी कर चुका है, मौत से वापस भी आ चुका है। तो इसलिए वो जो घोस्ट हॉन्टिंग है, ये जो रूहों का डर, बदरूहों का डर है, उनका विक्टिम नहीं बना, और उसकी इंटेलेक्चुअल और कॉग्निटिव या आप समझ लें कि जो इमोशनल स्टेट है वो खराब नहीं हुई, और वो एक इस तरह का जादूगर बन गया है या सॉर्सरर बन गया है, एक ऐसा मैजिशियन है जो कंट्रोल कर सकता है स्पिरिट्स को, और उन स्पिरिट्स को कंट्रोल करके वो लाया है। और उसने अपने बाप के लिए ट्रेनिंग का एक माहौल बनाया है कि वो अपना बाप, उसका जो बूढ़ा बाप है, वो घोस्ट के साथ ट्रेनिंग करे फाइटिंग की, और वो एक बड़ी सख्त किस्म की ट्रेनिंग है, और उससे फिर वो बड़े बड़े लोगों को भी हराने में कामयाब हो जाता है। डिसफंक्शन एंड मेंटल हेल्थ, इसको अगर हम इमेजरी के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करें कि जो हजारों का जो घर है उसके अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट सी एक इमेजरी हमें नजर आती है, जिसमें के अंदर एक मेंटल इम्बैलेंस है और परेशानियां हैं और एक डिसफंक्शनैलिटी है, और जो हमें नजर आ रही है ऑब्वियस है, प्लेनली ऑब्वियस है। और वो सारे लोग उसकी फैमिली के चाहते हैं कि उनको कोई ऐसी जगह मिले जहां पे उनको एक कंफर्ट और एक रिलैक्स्ड एनवायरनमेंट मिले। लेकिन उसका बाप जो है ऑन दी अदर हैंड वो एक अल्कोहलिक है, और वो शराब पीता रहता है और गुर्बत में डूबा हुआ शख्स है, और एक्सट्रीम किस्म के उसके कंसर्न्स हैं। और बजाय इसके कि घर में वो अमन लेके आए, ये घर के लिए कुछ अच्छी चीजें करे, तो वो खुद फैमिली के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, जिसकी वजह से उसका घर एक डंजन बन गया है, एक प्रिजन, एक सेल, एक जेल बन गया है, कि मतलब सारे तंग हैं उसके अंदर। हजारों जाना भी चाहता है वहां से, लेकिन वो फिर भी उसको इजाजत नहीं है कि वो यहाँ से जा सके। कभी कभी वो घर से निकल जाता है, दौड़ जाता है, लेकिन उसके बाप को पता लग जाता है, वो अपने जो उसकी बाप की डोमिनियन है या उसकी जो एक टेरिटरी है, मींस कि वो उसके कंट्रोल में आ जाता है, ये उसको पकड़ लेता है, और फिर उसको वहां पे एक फिजिकल और एक वर्बल अब्यूज नजर आती है, उसको गालियां निकालता है, मारता है, उसको टॉर्चर करता है, बीटिंग करता है उसकी, क्योंकि वो नशे में होता है या परेशान होता है या सारे इल्जाम उस पर लगा रहा होता है। सो एक वायलेंस और हीरोइज्म की भी इमेजरी है, और ये एक बहुत क्लेवर यूज ऑफ इमेजरी हुआ हुआ है, क्योंकि टोन शिफ्ट होती है, और हमें वायलेंस जो हजारों के घर में है, जो उसका बाप उसको मारता रहता है, उसको हेरोइज्म के तौर पे शिफ्ट दिया गया है कि उसका बाप जब फिर बॉक्सर बन जाता है तो उसी वायलेंस को वो फाइट्स में यूज करता है। तो हजारों का फादर जब डिसाइड करता है कि वो बॉक्सर बनेगा, तो उसका ये डिसीजन उसकी जो एक एब्यूसिव किस्म की आउटलेट ये नेचर है, यानी कि उसको एक कभी एक रीजन मिल जाती है कि वो अपनी वायलेंस टेंडेंसीज जो है, ये उसका जो गुस्सा है वो कहाँ पे निकाले। तो उससे एक हजारों जो है इस चेंज को वेलकम करता है कि कम से कम अभी उसको तो मारनी पड़ेगी या उसको तो गालियां नहीं पड़ेगी, और अभी उसके बाप को एक मीनिंग और एक पर्पस मिल गया है कि अब वो बॉक्सर बनना चाह रहा है। फिर हजारों थ्रू स्पिरिट्स अपने जिनों को बुला के और रूहों को बदरूहों को बुला के अपने बाप की ट्रेनिंग करवाता है, और ये हमें एक एलिमेंटल एक डांस सा नजर आता है, जिसमें रूहें, ये हमारे जो सोल्स हैं, ये एक साइकिक किस्म के एलिमेंट्स डांस कर रहे हैं, कि मींस एक हवा के अंदर मुक्के मारी जा रहा है ये हजारों का बाप, क्योंकि रूहें नजर तो आती नहीं और वो ट्रेनिंग कर रहे हैं। और फाइनली एक प्रोडक्टिव किस्म के डायनामिक हमें नजर आए हैं, जिसमें फैमिली में एक स्ट्रेंथ नजर आई है, और फैमिली की फेट इंप्रूव करती है कि वो बॉक्सर बन जाता है, और उससे वो रूहों से भी लड़ लेता है, बदरूहों से भी लड़ लेता है, जिनों से भी लड़ लेता है, और फिर जुए के पैसे भी आना शुरू होते हैं। और फिर आप समझ लो कि वो ये समझते हैं कि ये जो एक स्पिरिचुअल किस्म की एक नेगेटिव किस्म की जो एक पावर या एग्जिस्ट कर रही थी, बेसिकली ये जो बॉक्सर है, इसने अपनी उस फाइट में जो एक दूसरे बॉक्सर को हराया है, उसके पास भी स्पिरिचुअल पावर्स थी, और उससे इसने गांव से तमाम मसले परेशानियां दूर कर दी हैं। Now we look at the literary elements used in the novel The Famished Road. तो हम देखते हैं क्लाइमेक्स, स्टोरी में जो क्लाइमेक्स है उसमें कोई 3 सर वाली एक स्पिरिट है जो अजारों को फोर्स करती है कि वो उसको फॉलो करें और उसको स्पिरिचुअल वर्ल्ड में लेके जाने की कोशिश करती हैं, और वो रिफ्यूज करता है। अजारों नहीं जाना चाहता, और अजारों को गुस्सा आता है और वो रिफ्यूज करता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना। सो एक क्लाइमेक्स में ये हमें सीन नजर आता है। एलिमेंट ऑफ फोर शेडोइंग है इसके अंदर, तो एक जो पॉलिटिकल राइवलरी है बिटवीन द पुअर एंड द रिच, वो जो कैंपेनिंग हो रही है मैडम कोटो की, वो अपने बिजनेस को इम्प्रूव कर रही है, तो ये एक हमें प्रिडिक्ट करती है, इंडिकेट करती है और सजेस्ट करती है कि एक पॉलिटिकल राइवलरी है बिटवीन द पुअर एंड द रिच। एल्यूजन्स हैं इस नॉवल में,
रेफरेंसेस हैं, मेंशंस हैं, हिंट्स हैं, सजेशंस हैं, ये कनेक्शंस हैं। तो ये जो नॉवल है ये एक बिब्लिकल लजारस हमें नजर आता है प्रोटैगनिस्ट की शक्ल में, अजारों की शक्ल में, जो कि बार बार वापस आता है, रिसरेक्ट करता है, रिवाइव करता है मौत से। सो लैंड ऑफ डेथ से बार बार वो वापस आता है। जिस तरह के एक बार वो मर चुका होता है, उसकी फैमिली उसको दफना रही होती है, लेकिन फिर भी वो जिंदा हो जाता है और वापस आ जाता है। तो ये जो एक बिब्लिकल लजारस है, ये टेस्टामेंट ऑफ बाइबल है, और लजारस एक फिगर है जो कि गॉस्पेल ऑफ जॉन के अंदर जिसका जिक्र है। और ये इस तरह का रिफ्लेक्शन है जिस तरह की जीसस परफॉर्म कर रहे हैं वन ऑफ हिज मोस्ट सिग्निफिकेंट मिरेकल्स बाय रेजिंग लजारस फ्रॉम द डेड, मतलब किसी एक मुर्दा को जिंदा कर रहे हैं। तो ये चूंकि एक रिलीजियस एलिमेंट है तो मैं इसको ज्यादा टच नहीं करता, लेकिन आप नेट के ऊपर तलाश कर सकते हैं बिब्लिकल लजारस, तो आपको काफी डिटेल मिलेगी इसके बारे में। और ये एक कनेक्शन हमें शो करता है, ये एक एल्यूजन्स दिखाता है हमें कि जो पॉलिटिकल ट्रांजिशन है और ट्रांसफॉर्मेशन है 20th सेंचुरी की नाइजीरिया में, उसकी जो टेंशंस हैं वो दो पॉलिटिकल अपोजिंग पार्टीज के दरमियान है। जैसे कि एक पार्टी मुल्क को गलत साइड पे लेके जाना चाह रही है, दूसरी अच्छी साइड पे लेके जाना चाह रही है। तो ये एक कनेक्शन दिया गया है कि वो जो हजारों है वो मर रहा है लेकिन फिर वो वापस आ रहा है इस दुनिया के अंदर। इस तरह की एक ये एसोसिएशन बनाई गई है। इमेजरी में अगर देखें, द मूनलाइट ऑफ द वॉइसेस बिकेम टू मल्टीपल एंड टू स्वीट for me to bear। ये जो टेक्स्ट है इसको हम पढ़ें तो इसमें हमें एक इमेजरी नजर आती है। I felt myself breaking out into another space. Everywhere I looked, the spirits invaded me with their manifestations. The smell of flowers overpowered me. The songs wounded me with their relentless beauty. Seared by the agony of their melodies, I stumbled across a road and I suddenly saw them all, spirits in full bloom on a field of rainbows, bathing in the ecstasy of an everlasting love। तो ये इस पूरे टेक्स्ट के अंदर हमें इमेजरी नजर आती है। Moonlight, spirits wounded me with their relentless beauty, seared by the agony, spirits in full bloom, field of rainbows, bathing in ecstasy। तो ये जो है element of imagery है as a literary element। Next is metonymy and synecdoche। As I hurried back in a fancied that I saw the king of the road eating the dead rats and enjoying them। तो metonymy जो होता है ये एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें एक वर्ड या फ्रेज होती है जो कि सब्स्टिट्यूट की जाती है एक और वर्ड और फ्रेज की जगह, और वो बहुत क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं। सो बेसिकली एक रिलेटेड कॉन्सेप्ट या आइडिया को रिप्रेजेंट किया जाता है एक ओरिजिनल आइडिया से। सो इस सेंटेंस में द किंग ऑफ द रोड ये एक मेटोनमी है, मतलब एक बंदा है जिसका कोई घर नहीं है, वो होमलेस है और आवारा घूमता रहता है, उसके पास जगह ही नहीं है रहने के लिए। तो वो मींस कि होमलेस पर्सन है, तो उसको हम ये कहते हैं वो किंग ऑफ द रोड है, मतलब कि वो तो घूमता रहता है सड़कों के ऊपर। जिस तरह के हमारे जितने ड्राइवर हजरात हैं तो हम कह सकते हैं कि मतलब उनका घर ठिकाना कोई नहीं है, वो मतलब अपने घर से निकले हुए हैं और कई कई महीने किंग ऑफ द रोड ही होते हैं, सड़कों पे ही होते हैं। और इसी तरह सिनेक्डोच एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें एक पार्ट ऑफ समथिंग इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द होल या वाइस वर्सा। मींस एक बहुत बड़ी बात बता के हम छोटी सी बात को रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं, या एक बहुत छोटी सी बात बता के एक बड़ी बात को रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं। इसमें अगर हम देखें तो ईटिंग द डेड रैट्स एंड एंजॉयिंग देम, तो एक टर्म है जिसमें डेड रैट्स एक एग्जांपल है सिनेक्डोच के तौर पे, और डेड रैट्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक ब्रॉडर आइडिया को, एक अनडिजायरेबल और एक रिपल्सिव किस्म का एक आइडिया है कि लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है और उनको मतलब कि ये चूहे खाने पड़ रहे हैं मरे हुए। और फिर पर्सोनिफिकेशन एक फिगर ऑफ स्पीच है जो ह्यूमन क्वालिटीज को और कैरेक्टरिस्टिक्स को हम एट्रीब्यूट करते हैं नॉन ह्यूमन एंटिटीज के साथ और ऑब्जेक्ट्स के साथ। तो ये एक बिल्कुल तमाम फिगर ऑफ स्पीच की एक अलग से वीडियो मैंने चैनल पे बना के लगाई है, आप उसको देखेंगे तो आपको उसमें एक एक चीज विद एग्जांपल समझ आएगी। तो इसमें सेंटेंस में द चेयर क्लैटर्ड ऑन द फ्लोर एंड द विंडो फ्लू ओपन, इसमें भी चेयर और विंडो इनको ह्यूमन लाइक एक्शंस की क्वालिटीज दी गई, मतलब चेयर्स क्लैटर नहीं कर सकती लिटरली और विंडो फ्लाई ओपन नहीं हो सकती, तो इसको पर्सोनिफाई किया गया। So gentlemen, this was all about the novel The Famished Road by Ben Okri। Thank you for listening. Thank you very much.